नमस्कार, स्वागत आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त गुजरा है बिग एंड बोल्ड का। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बिग एंड बोल्ड में क्या क्या चीजें आपके सामने होंगी, सबसे पहले आपको बताता हूं। बिग एंड बोल्ड में आज दिखाएंगे मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वे को हाईकोर्ट में मंजूरी मिल गई। कब और कैसे सर्वे होगा, कोर्ट के आदेश की पूरी डिटेल मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। बताऊंगा आपको मध्य प्रदेश के मोहन राज योगी मॉडल कैसे बना खास, बुलडोजर ने रोकी अपराधियों की सांस, क्या पूरी खबर है, पूरी डिटेल के साथ बिग एंड बोल्ड में आपके सामने होगी। और साहू के कैश लूट का एक्सक्लूसिव अवतार भी आपको दिखाऊंगा, जहां मिली है नोटों की एक बड़ी सी दीवार। तो वहीं 370 पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिनपिंग बौखला चुका है। लद्दाख लद्दाख क्यों चिल्ला रहा है, यह भी बिग एंड बोल्ड में आपके सामने होगा। उससे पहले बताऊं आपको, वहीं राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघों में लड़ाई हुई, उसके बाद क्या हुआ दिखाते हैं पूरी खबर। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में टेरिटरी को लेकर 2 बाघों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। दोनों बाघ एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो गए, जिसमें एक बाघ घायल हो गया। उसके चेहरे और आगे के पैरों पर जख्म है। यहाँ घूमने गए टूरिस्ट और नेचर गाइड्स ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघ की मॉनिटरिंग बढ़ा दी। रणथंभौर में पहले भी बाघों के बीच टकराव हो चुका है। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए यह साफ कर दिया कि मथुरा के विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया और आदेश देते हुए शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की मंजूरी दी। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आवेदन पर 18 दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला किया। इसके बाद सर्वे में शामिल लोगों को नाम तय किए जाएंगे। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर करके कोर्ट से सर्वे कराने की मांग की थी। कुल 18 याचिकाएं थीं। तो वहीं बर्फबारी कई बार जिंदगी भर भारी पड़ती है और ऐसा ही कुछ हुआ सिक्किम में। हालात ऐसे कि अब टूरिस्ट को यहां से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। नॉर्थ सिक्किम में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बर्फ की इतनी मोटी परत आपने शायद कभी देखी ना हो। यहां भारी स्नोफॉल की वजह से आवाजाही बाधित है। सड़क पर कोई पैदल चलने की सोच भी नहीं सकता। लाचोंग इलाके में पिछले कई घंटों से भारी बर्फबारी है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। हालांकि सेना लगातार बर्फ को हटाने का काम कर रही है। इस बर्फबारी में कई टूरिस्ट फंस गए। पूर्वी सिक्किम में रात में 1200 के करीब पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। तो आगे दिखाऊंगा आपको कांग्रेस सांसद के कैश लूट का एक्सक्लूसिव अवतार। खजाने में नोटों की दीवारें, तस्वीरें सामने होंगी, लेकिन पहले देखिए बिहार में शहर शहर मर्डर। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना के राजा बिघा में कार सवार युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। तो वहीं खगड़िया में एक चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाशों ने लोहे की रॉड से और पत्थर से 58 साल के घनश्याम की निर्मम हत्या की। दोनों मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आज विकलांग बुजुर्ग की हत्या से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। खेड़ी जासुर गांव में बुजुर्ग ओम प्रकाश की रात में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित के शरीर पर 22 बार चाकू से हमले की पुष्टि हुई है। पीड़ित परिवार ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले 2 पक्षों में नाले की सफाई को लेकर झगड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही महाकाल की नगरी उज्जैन में अवैध मीट शॉप पर ताले लगने शुरू हो गए। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने खुले में मांस, मटन, मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। प्रशासन अवैध रूप से मांस मछली की दुकान चलाने वालों के खिलाफ मुनादी कर रहा है। इसके अलावा तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर भी प्रशासन की नजर है। कांग्रेस ने बीजेपी पर समाज में तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है। यूपीएससीएफ ने हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले संस्थाओं को नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया। इसमें पूछा गया कि संस्थाओं को सर्टिफिकेशन जारी करने के अधिकार कहां से मिले और हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीसीबी हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में बम फटने से एक छात्र घायल हो गया। प्रभात नाम के इस छात्र का बम फटने से एक हाथ का पंजा उड़ गया। सीने में बम के छर्रे लगे। पीसीबी के इस कमरे में छात्र कब्जा करके अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस के मुताबिक छात्र कथित तौर पर बम बना रहा था। विस्फोट हुआ। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं अगली खबर यह कि संसद में सेंधमारी के आरोपियों को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी भेजा गया। मनोरंजन डी उसमें शामिल है। उसमें सागर शर्मा शामिल है, नीलम आजाद,
अमोल शिंदे, उन सभी को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस के वकील ने यूएपीए के सेक्शन का हवाला दिया, 15 दिन की रिमांड की, जिस पर पुलिस को 7 दिन की कस्टडी कोर्ट ने ग्रांट कर दी। और इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। अब क्या क्या बदलाव हुए, अब सुनिए जरा। अब सांसदों और स्टाफ को पत्रकारों की एक अलग से एंट्री की व्यवस्था कर दी गई है। दर्शकों को चौथे गेट से प्रवेश की सिर्फ अनुमति मिलेगी। हालांकि विजिटर एंट्री पर फिलहाल पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की घोषणा कल ही कर दी थी। दर्शक दीर्घा के चारों तरफ ग्लास की शील्ड और लगा दी जाएगी और शील्ड ऊंची कर दी जाएगी। स्कैन मशीन से गुजरकर ही आपको संसद भवन के परिसर में एंट्री मिल पाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। ये तमाम फैसले सुरक्षा में सेंध के बाद लिए गए। तो वहीं सुरक्षा चूक मामले में संसद में हंगामा करने वाले विपक्ष के 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया। इनमें लोकसभा के 14 जबकि राज्यसभा से टीम से सांसद डेरेक ओब्रायन थे। निलंबन के खिलाफ सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। उनके हाथों में तख्तियां थी, सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। तो सस्पेंशन के बावजूद डेरेक ओब्रायन सदन में पहुंच गए। और आगे बताता हूं आपको कि 370 पर जिनपिंग बौखलाया, लद्दाख चिल्लाया। इस खबर को पूरी डिटेल कहीं पहले देखिए। राजस्थान में राज तलक की भव्य तस्वीरों की झलकी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां हैं। कल नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस ने कई रूट्स में बदलाव किए। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे असंवैधानिक करार दिया। डोटासरा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री नाम से पद की शपथ दिलाई नहीं जा सकती। हालांकि कांग्रेस ने कर्नाटक में डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। राजस्थान में कल दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को शू कॉज नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब देने के लिए जयसिंह अग्रवाल को 3 दिन का वक्त दिया गया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद उन्होंने भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। जयसिंह ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस में एकजुटता नहीं थी। पिछले चुनाव में जो जनादेश मिला, सरकार ने उसकी कदर नहीं की। शिरोमणि अकाली दल के स्थापना दिवस पर सुखबीर बादल ने बेअदबी की घटनाओं पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। इस मौके पर उन्होंने पंजाब वासियों से एकजुट होने की अपील की। बादल ने कहा कि अगर हमारे राज्य में किसी का दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूं। बेअदबी के दोषियों को हमें पकड़ने ही नहीं दिया गया। अगर हमारी सरकार बनी तो बेअदबी के दोषियों को जेल भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में जनवरी से अक्टूबर तक 2366 किसानों ने आत्महत्या की। इस बात की जानकारी सरकार ने विधानसभा में दी। सरकार के मुताबिक अमरावती मंडल में सबसे ज्यादा 951 किसानों ने जान दी। इसके बाद छत्रपति संभाजीनगर मंडल में 877, नागपुर मंडल में 257, नासिक मंडल में 254 और पुणे मंडल में 27 किसानों ने सुसाइड किया। और अब बात सेहत की। आज चिरौंजी के चमत्कार के बारे में आपको बताते हैं। छोटे छोटे दानेदार दिखने वाले चिरौंजी के कई फायदे हैं। ये वजह कि इसे सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। चिरौंजी डायबिटीज की समस्या में फायदेमंद साबित होती है। एक शोध के मुताबिक इसकी पत्तियों के अर्क में एंटीबायोटिक तत्व होते हैं। चिरौंजी की पत्तियों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन की समस्या से राहत दिलाने में बेहतर कारगर साबित होते हैं। चिरौंजी के बीज को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायरिया की समस्या में भी चिरौंजी का इस्तेमाल रामबाण की तरह किया जाता है। कब्ज की समस्या है तो चिरौंजी फायदेमंद है। चिरौंजी के बीज के इस्तेमाल से सिर दर्द में आराम मिलता है। स्किन और बालों के लिए चिरौंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब चिरौंजी के सेवन का तरीका जरा जानिए। चिरौंजी की पत्तियों को, छाल को और जड़ का मिलाकर काढ़ा बनाएं। गुनगुने पानी और दूध के साथ चिरौंजी के चूर्ण का सेवन कीजिए। हलवा, खीर और मिठाई में डालकर भी चिरौंजी खाना बेहद फायदेमंद होता है। वहीं आपको बताता हूं कि एल्विश यादव की बड़ी कैसे मुश्किल लेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। फेक फॉलोअर्स मामले में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने साइबर यूनिट को जांच के आदेश दे दिए। कमिश्नर के आदेश के बाद नॉर्थ साइबर पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच के बाद एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। एल्विश यादव पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी फॉलोअर्स खरीदने का आरोप है। रिटेल इन्फ्लेशन के बाद थोक महंगाई दर में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है।
होलसेल प्राइस इंडेक्स 8 महीने की ऊंचाई पर है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर -0.52% पर थी, जो नवंबर में 0.26% पर आ गई। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स 929 अंकों की बढ़त के साथ 70,514 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 256 पॉइंट बढ़कर 21,182 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो यहां सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। दिल्ली के लोगों को आज बड़ा तोहफा मिला। दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर डीटीसी बसों को उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को बस की खूबियों के बारे में जानकारी दी। 500 नई बसों के आने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसों की संख्या 1300 हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक ने तकनीकी खराबी के चलते 20 लाख गाड़ियों को वापस बुलाया। इस रिकॉल में 2015 के बाद से अमेरिका में बेचे गए वो मॉडल से शामिल हैं जिनमें ऑटो पायलट फीचर एक्टिव है। यूएस ऑटो रेगुलेटर की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी ठीक करने के लिए वापस बुलाया गया है। तो बिगेन बोर्ड में एक एक खबर, आपके काम की खबर आपके सामने लेकर आते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, दिखाएंगे आपको संसद में साजिश की पूरी टाइमलाइन डिकोड। वहीं दिल्ली पुलिस ने संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया और कहा कि यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया। पुलिस ने कोर्ट में आतंक शब्द का इस्तेमाल किया। दलील दी कि इनका मकसद किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। फिलहाल इस एंगल से जांच जारी है। आरोपी 7 दिन के रिमांड पर भेजे गए और हर घंटे नया खुलासा है। मुंबई से स्मोक का खरीदना, इंडिया गेट के बाहर इकट्ठा होना, उसके बाद किसी खास से ऑर्डर लेना, ये साफ करता है कि प्लानिंग बहुत बड़ी थी और इस पर 1.5 साल से काम हो रहा है। ये संसद में साजिश की वो टाइमलाइन है जो बताती है कि बुधवार को जो हुआ उसके पीछे 1.5 साल की प्लानिंग है। अलग अलग ठिकानों पर हुई सीक्रेट मीटिंग्स हैं और मकसद सरकार और देश की छवि को नुकसान पहुंचाना है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की स्क्रिप्ट ललित झा नाम के शख्स ने तैयार की थी और फिर उसी ने 13 दिसंबर का दिन सेलेक्ट किया। पुलिस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो पता लगा है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, करीब 1.5 साल पहले की प्लानिंग की गई थी और एक पूरा प्लान बनाया गया था। एक ऐसा प्लान बनाया गया था जिसके तहत ये संसद में आसानी से घुस सकें। इसके लिए इन्होंने पता रेकी भी की थी और मनोरंजन को ये काम दिया गया था। मनोरंजन ने कई बार संसद भवन के इर्द गिर्द उसको देखा गया है, वो खुद पहुंचा है, ऐसा पुलिस ने की जांच में सामने आया है। हालांकि सवाल यह है कि क्या ललित झा ही सारे आरोपियों का मीडिएटर है या फिर कोई और पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है? क्योंकि मार्च महीने के बजट सत्र में मनोरंजन ने संसद भवन में रेकी की थी। संसद में एंट्री करते हुए जूते चेक होते हैं या नहीं, तब मनोरंजन ने यही जाना था। इसके बाद जुलाई महीने में सागर शर्मा ने संसद भवन के बाहर की रेकी की थी। तब सागर शर्मा ने संसद भवन के बाहर सिक्योरिटी की पूरी स्टडी की थी। किस सांसद से पास मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, इसके लिए भी बहुत मंथन किया था। और फिर संसद के बाहर स्मोक स्टिक को शूट करने वाले ललित झा ने कुछ वीडियो अपने पार्टनर नीलाक्ष को भेज दिए। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित ने ही प्लानिंग के साथ सबके मोबाइल अपने पास रख लिए थे। ये मोबाइल पूरी साजिश को डिकोड कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि इस मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि लोकसभा की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा सचिवालय की होती है। और यही वजह है कि लोकसभा सचिवालय की निवेदन के बाद जो है गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी भी गठित कर दी है, जिसमें सीआरपीएफ डीजी जो है वो खुद इस मामले में इंक्वायरी कमेटी की जांच कर रहे हैं। संसद की साजिश के गुनहगारों की हिस्ट्री और करंट स्टेटस को देखें तो दाल में बहुत कुछ काला नजर आता है। क्योंकि सागर शर्मा ने 3 महीने से ही रिक्शा चलाना शुरू किया था। वो लखनऊ में पिछले 20 साल से किराए के मकान में रह रहा था। नीलम आजाद हरियाणा के जींद की रहने वाली है। उसकी आमदनी का जरिया कुछ नहीं था। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करता था। मनोरंजन गौड़ा 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था, मगर अपने घर मैसूर में खेतीबाड़ी का काम देखता था। विकी शर्मा गुरुग्राम में किराए पर रह रहा था। उसकी इनकम भी 0 बताई जा रही है। ललित झा नाम का शख्स बिहार का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक वो पश्चिम बंगाल के किसी एनजीओ से जुड़ा था। अब इनके घरों की कंडीशन देखिए और अंदाजा लगाइए, क्या ई रिक्शा चलाने वाले सागर शर्मा के पास इतने पैसे थे
कि परिवार का पेट भरने में नाकाम रहने के बाद भी बार बार बेंगलुरु जा सके? क्या मनोरंजन के पास इतने पैसे थे कि वो फ्लाइट का टिकट लेकर दिल्ली पहुंच सके? और जो नीलम खुद को स्टूडेंट बता रही है, क्या उसके पास पढ़ाई के अलावा इतना टाइम था कि वो सिग्नल ऐप का भरपूर इस्तेमाल करे? इस वक्त हम घासोखुर्द गांव में हैं, नीलम के घर पे हैं। घर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नीलम का घर है, बेहद साधारण परिवार है, साधारण घर है। घर में उनकी बूढ़ी माता हैं, दो उनके भाई हैं। एक जो उनका भाई है वो यहीं उनके साथ ही रहते हैं। संसद के बाहर नारेबाजी करने वाली नीलम के कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें उसे आंदोलन जीवी का नाम दिया जा रहा है। पहला वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब नीलम किसान आंदोलन में शामिल हुई। दूसरा वीडियो हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह सैनी के खिलाफ हंगामे का है। सरकार की ई टेंडर पॉलिसी के खिलाफ भी नीलम ने नारेबाजी की थी। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, वहां भी नीलम आजाद मौजूद रही। नीलम आजाद की भूमिका उस वक्त भी संदिग्ध बताई गई जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से पीटी उषा पहलवानों के प्रदर्शन में पहुंची थी। बताया जा रहा कि पीटी उषा के साथ जो धक्का मुक्की की कोशिश हुई उसमें नीलम शामिल थी। नीलम हिसार के जिस पीजी में रह रही थी वहां से घर जाने की बात कही थी। अब नीलम संसद की साजिश को लेकर पकड़ी गई तो घर वाले अलग अलग दलीलों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। एक हिसाब से तो ठीक मानती हूँ, जो बेरोजगारी का हिसाब तो उसकी मुद्दा उठाया गया, नारे लगाए गए, मैं ये गलत नहीं मानती। जायज मानती हैं आप इसको? हाँ, जायज मानती हूँ। तो बेटी के समर्थन में है आप? बेटी ने ठीक किया? बेटी ने इस हिसाब से तो ठीक किया है। अगर इन पे अगर पहले कोई मुकदमा दायर है फिर आप इस पे वो धारा लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रोटेक्ट किया है और सभी का अधिकार है। अगर कोई नहीं सुनेगा या तो बंदा कोर्ट में जाएगा या फिर संसद में जाएगा, क्योंकि रोड पे तो आते हैं ये एमएलए मंत्री आते हैं, ऐसे हाथ करके निकल जाते हैं, कोई नहीं सुनता। नीलम के लिए उसके गांव में खाप पंचायत भी हुई जिसमें उसकी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। खाप पंचायत ने मांग की नीलम को फौरन रिहा करना चाहिए, नीलम पर लगाई गई युवापा की धारा वापस ली जाए, पूरी घटना को सिर्फ रोजगार से जोड़ा जाए। जो समाज में हो रहा है ये इसकी हम भर्त्सना करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकार शिक्षा का हो, रोजगार का हो, पोषण पालन का हो, सभी व्यक्ति विशेष का होता है। लेकिन उसकी दुखी प्रताड़ित होकर आदमी अगर हर एक विधानसभा और संसद की तरफ जाता है तो ये भी एक विचारणीय विषय है। राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए। देश की संसद में घुसपैठ की इतनी बड़ी साजिश रची गई और घर वाले नीलम को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नौकरी की मांग को लेकर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना उचित है? जो सागर शर्मा स्पीकर की बेंच की तरफ भाग रहा था, उसके घर वाले नीलम की तरह उसका समर्थन नहीं कर रहे। हर किसी की जबान पर यही है कि सागर किसी की साजिश में फंस गया है। लड़का सीधा था, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये कैसे पहुंच गया, कि इसमें जरूर किसी का हाथ है। उतनी हिम्मत नहीं उस लड़के में, जिसकी एक कंप्लेंट तक नहीं है आज तक, तो इतना बड़ा कांड करना कोई आसान नहीं है। इसमें जरूर किसी को उसको फंसाने का हाथ है। लगता वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। हो सकता फेसबुक वगैरह दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं, ऐसे ही मुलाकात हुई होगी। नहीं, इतना घूमने कितने पैसे छोटे आदमी के पास कहाँ आएंगे। सागर शर्मा को लेकर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वो अपने पिता के साथ परिवार का बमुश्किल गुजारा करता है। इसके लिए 3 महीने से ई रिक्शा चलाना शुरू किया। खुद का मकान भी उसके पास नहीं। बावजूद इसके 2 साल पहले बेंगलुरु गया था। किससे मिला, क्या बातें हुई, ये कोई नहीं जानता। सागर घर वालों से ये बोलकर दिल्ली आया था कि किसी प्रोटेस्ट में शामिल होना है। देखिए, ये पीछे घर है, यहाँ पे सुबह शाम यहीं पे उसकी मौजूदगी रहा करती थी। सामने जो लोग जमा है अक्सर
वहां अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ करता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है था कि उसके अंदर चल क्या रहा है, भीतर चल क्या रहा है। सोशल मीडिया अक्सर लोग एक दूसरे की फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है कि उसका फेसबुक पर भी अकाउंट है, वो इंस्टा भी चलाता है और इंस्टा पर सिस्टम के खिलाफ में इस तरह की बातें पोस्ट भी करता है। अंदर एक आक्रोश पनप रहा है और वो आक्रोश इतना बड़ा हो जाएगा कि संसद में इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे देगा। इसका अंदाजा यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं था। पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बातें नहीं करता रहो, मतलब थोड़ा बहुत तो नॉर्मल जैसे युवा हो गया, जैसे लोकल पार्टी वगैरह का चुनाव हो गया, उस विषय में भले थोड़ा बहुत बात करे, बाकी ऐसा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं। ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ सर, वो तो नॉर्मल जैसे पहले था वैसा ही था। ये तो हो रहा था बेंगलोर वो नौकरी करने गया है, अब जो हम लोगों को भी था। बाकी बेंगलोर से आने के बाद भी ऐसा कुछ उसके बिहेवियर में चेंजिंग नहीं महसूस हुई। नॉर्मल जैसे था वो वैसे जैसे आम इंसान रहते वैसे था ये। बाकी उसके दिल और दिमाग में किसी के क्या चल रहा नहीं, वो पता नहीं लगा सकते, कोई नहीं कर सकता। हम और आपको क्या पता होगा, नॉर्मली बात है। अमोल शिंदे वो कैरेक्टर है जो संसद भवन के बाहर स्मोक स्टिक से धुआं उड़ा रहा था। 25 साल के अमोल के बारे में खुलासा हुआ कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, वो खुद दिहाड़ी मजदूरी करता है। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर लातूर में बैठे घर वालों को लगी तो वो सन्न रह गए। पिता कह रहे हैं कि बेटा झूठ बोलकर घर से निकला था। काय केले काय नाही काहीच माहिती नाही का आम्हाला, फक्त 9 तारखेला आमच्यापासून गेलाय पोलीस भरती आहे म्हणून, ह्याच्या इतर आम्हाला काहीच माहिती नाही। सकाळ 2 वाजल्यापासून चौकशी चालू, आम्हाला कुठलंच काही माहित नाही। ज्यावेळेस पोलीस घरी आले त्यावेळेस माहिती झाली की असं असं झालं, त्यामुळे म्हणाला आमचं पोरग जिवंत आहे का मेले एवढंच सांगा, बाकीचं काही कहाणा म्हणलं। मैसूर के रहने वाले मनोरंजन गौड़ा के पिता ने तो अपने बेटे को फांसी देने की डिमांड कर दी। मनोरंजन ही वो शख्स है जिसने संसद में एंट्री के लिए पास लेने की जिम्मेदारी खुद ली थी और फिर ये गुरुग्राम के रहने वाले विकी शर्मा के साथ मिल गया। लोगों के लिए भी है। गिर गया सौभाग्य कार्रवाई। विकी के बारे में सामने आया कि वो आदत से शराबी किस्म का है। अपना खर्च चलाने के लिए कभी बीवी तो कभी बाहर रहने वाले घर वालों पर डिपेंड रहता था। इसके बावजूद 10 दिसंबर को अपने घर पर सभी आरोपियों को बुलाया और संसद में धुआं फैलाने से पहले प्लानिंग बनाई। विकी शर्मा और उसकी पत्नी राखी शर्मा दोनों इसी घर में थे और यहाँ इसी घर पर सभी आरोपी रुके, तो उन्होंने अपना यहाँ रुकने का इंतजाम किया था। आपको बता दें विकी शर्मा के घर पर 3 लोग रहते हैं, जिसमें विकी शर्मा, उसकी पत्नी राखी और उसकी बेटी वृंदा हैं। आप पूरी तरीके से साजिश किस तरीके से अंजाम दिया वो आपको बताऊंगा। 10 तारीख के आसपास से यहाँ पर सब आए और साथ ही साथ मुख्य आरोपी जो कहा जा रहा है ललित झा, वो भी गुड़गांव पर यहाँ पर आया। ये ड्रिंक वगैरह करता था तो फैमिली में बस लड़ाई वड़ाई होती रहती थी हर रोज, बट गली में ऐसा किसी के साथ न्यूसेंस नहीं किया उसने कभी। घर में इनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी और ये सब ये ऐसा कुछ करेगा ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। पूरी साजिश में सस्पिशियस कैरेक्टर है ललित झा, जो घटना के बाद से ही फरार है। ललित झा की लास्ट लोकेशन राजस्थान के नीमराणा के पास की थी। पुलिस को शक है पश्चिम बंगाल में जिस एनजीओ से ललित झा जुड़ा है वहां से बड़ा क्लू मिल सकता है, क्योंकि कोलकाता में रहने वाले अपने एनजीओ पार्टनर के साथ उसने चैट की थी और फिर कुछ वीडियो भी भेजे। पुलिस के मुताबिक जो आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं वो रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। ये सब कुछ ऐसा है जैसे उन्होंने पकड़े जाने पर जवाब देने की प्रैक्टिस पहले से कर रखी हो। मैं फिलहाल जिस घर के सामने खड़ी हूँ वो घर ललित झा का है। ये घर का एक नीचे एक कमरा है जो ललित झा का है। आप सबसे पहले ये एड्रेस देखिए, ये जो एड्रेस है ये सेंट्रल कोलकाता का बोबाजार एरिया का एक एड्रेस है, 12 बाजार एरिया का एक एड्रेस है। वहाँ पे ललित झा जो कि 6 में से एक अक्यूज्ड है। ये जो बिल्डिंग आप पूरा देख सकते हैं वो बिल्डिंग में काफी सारे रूम्स है जो कि अलग अलग लोग रेंट करते हैं। उसमें से ही एक कमरा ललित झा का भी था। वो उधर एक टीचर के परिचय से रहते थे, वो उनको एक टीचर के परिचय से सब लोग जानते थे। इधर बहुत सारे बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आते थे। माना जा रहा है कि जैसे जैसे आरोपी मुंह खोलेंगे मास्टरमाइंड की पिक्चर क्लियर हो सकती है और इसीलिए इनकी ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर फंडिंग और तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। दिल्ली से मोहित ओम, गौरव श्रीवास्तव, जींद से मनोज कुमार और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।